गुड मॉर्निंग आप सभी को। इसके पहले हम बात कर रहे थे कुषाण वंश की। कुषाण वंश में हमने देखा था अंतिम शासक कनिष्क, और कनिष्क के बाद अपन बात करते हैं आज मौर्योत्तरकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन की। ठीक है, तो ये अपना अंतिम टॉपिक है, मौर्योत्तरकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन। अंतिम भाग है ये इस टॉपिक का, मौर्योत्तरकाल का, और ये अपन खत्म करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में देवी तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में जो राज्य व्यवस्था थी उसमें देवी तत्वों को समाविष्ट किया गया, देवी तत्वों को अपनाया गया। मौर्योत्तर काल में जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था में ये मुख्य मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ। शासन व्यवस्था में जो मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था थी, मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था, मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में देवी तत्वों को अपनाया गया। मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था में देवी तत्वों को अपनाया गया, देवी तत्वों को अपनाया गया, यानी देवी तत्वों को अपनाया गया या मिलाया, समाविष्ट किया गया, अपनाया गया। ठीक है, दूसरी बात यह है कुषाणों के समय भारत में द्वैत शासन की विचित्र प्रथा शुरू हुई। कुषाणों के समय से ही भारत में दो शासन की प्रथा शुरू हुई, यानी द्वैत शासन की प्रथा शुरू हुई। कुषाणों के समय भारत में द्वैत शासन की प्रथा शुरू हुई, यानी कि जो केंद्र लेवल का राजा था वो अलग शासन करता था, उसके बाद जो प्रदेशों में सरकार थी वहां का शासक भी अलग हुआ करता था, यानी कि द्वैत शासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था कुषाण वंश से शुरू हुई। कुषाण वंश से शुरू हुई। द्वैत शासन की जो व्यवस्था थी वो कहां से शुरू हुई? कुषाण वंश से शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द्वैत शासन का मतलब है केंद्र में और प्रदेश में, यानी कि राजा और जो राज्य सरकार, राज्य होता था, प्रदेश होता था, उसमें भी अलग प्रकार, अलग क्या थे, मंत्री थे, और वो मंत्री वहां शासन करते थे। ठीक है, द्वैत शासन की व्यवस्था थी। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्धों, श्रमणों को राजस्व और प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। ये बात हमने सबसे पहले पढ़ी थी, ये बात हमने पहले बात कर ली थी कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान सर्वप्रथम देनी शुरू की थी, यानी ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान किसने किया था? सातवाहन शासकों ने। ठीक है, तो ब्राह्मणों को भूमि दान की व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू की थी? सातवाहन शासकों ने। और ये बात हमने जब हमने सातवाहन वंश पढ़ा था तब देख ली। ठीक है, तो सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमिदान की व्यवस्था शुरू की। ठीक है, व्यवस्था शुरू की, ब्राह्मणों ने भूमिदान की व्यवस्था शुरू की। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमिदान की एक अलग व्यवस्था बनाई, यानी कि भूमिदान सर्वप्रथम किसने किया? सातवाहन शासकों ने, और उन्हें करों से मुक्त कर दिया। ठीक है, यानी ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का कोई कर देना पड़ता नहीं था, करों से मुक्त रखा। ठीक है, ये प्रमुख बात है कि ब्राह्मणों को उन्होंने करों से मुक्त रखा, यानी कि ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था उस समय।
और भूमिदान का पहला प्रमाण पहली शताब्दी में मिला है। भूमिदान का जो सातवाहनों ने पहली बार भूमिदान दिया था ब्राह्मणों को, इसका जो प्रमाण है भूमिदान का पहला प्रमाण, भूमिदान का पहला प्रमाण, पहला प्रमाण, भूमिदान का पहला प्रमाण प्रथम शताब्दी में मिला है। प्रथम शताब्दी में मिला, ठीक है। भूमिदान का पहला प्रमाण प्रथम शताब्दी से मिला था। भूमि पर से राजाओं ने प्रशासनिक नियंत्रण हटा करके इसे दान ग्रहीता को ही समर्पित करना कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कुषाण लेखों में हमें पहली बार दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे पदों का उल्लेख मिलता है। कुषाण लेखों से प्राप्त होता है एक तो दंडनायक और एक महादंडनायक, ये दो अधिकारी थे। कहाँ? कुषाण वंश में। अरे कुषाण के समय दो अधिकारियों का उल्लेख होता है। कुषाण के समय दो प्रकार के अधिकारी होते थे, दो प्रकार के अधिकारी होते थे, दो प्रकार के अधिकारी होते थे, ठीक है। दो प्रकार के अधिकारी होते थे, एक तो था दंडनायक और दूसरा था महादंडनायक। एक तो था दंडनायक और दूसरा था महादंडनायक, ठीक है। ये दो अधिकारी थे कुषाण के समय में। कनिष्क ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कुषाणों के समय में कनिष्क ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो हमने बात की कनिष्क की, तो कनिष्क ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कुषाण वंश की बात की पढ़ते हैं तो पांचवी बात है कनिष्क ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। तो अब बात करते हैं अपन मौर्योत्तरकालीन व्यापार, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन व्यापार, ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि मौर्योत्तरकालीन राज्य व्यवस्था या प्रशासन, जिससे पहले देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं अपन मौर्योत्तरकालीन व्यापार, मौर्योत्तरकालीन व्यापार, मौर्योत्तरकालीन व्यापार। हाँ, आर्थिक रूप से इस काल का उज्जवल पक्ष वाणिज्य व्यापार का विकास एवं उन्नति थी। व्यापार में देख लेना कि आर्थिक रूप से इस काल का उज्जवल पक्ष, जो मौर्योत्तर काल है, इस समय का उज्जवल पक्ष वाणिज्य व व्यापार का विकास एवं उन्नति, यानी कि इस काल में वाणिज्य व व्यापार का विकास और उन्नति थी, ठीक है। तो आर्थिक रूप से इस काल का उज्जवल पक्ष क्या था? वाणिज्य व्यापार या उन्नति। आर्थिक रूप से अगर बात करें तो यह समय आर्थिक रूप से यह समय यानी यह काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल, ठीक है, यह समय व्यापार की दृष्टि से काफी उन्नत था, ठीक है। व्यापार का विकास के विकास
व्यापार के विकास की दृष्टि से उन्नत था। ठीक है, उन्नत था, यानी कि यह जो समय था व्यापार की दृष्टि से एक उन्नत माना जाता है। इस समय में व्यापार का विकास काफी ज्यादा हुआ। इस काल के आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत का मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संघ की स्थापना की। इस काल में आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत का मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। तो भारत का मध्य एशिया, भारत का मध्य एशिया से, उस समय मध्य एशिया व मध्य एशिया व पाश्चात्य विश्व, पाश्चात्य विश्व, पाश्चात्य विश्व के साथ, पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। ठीक है, घनिष्ठ, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। घनिष्ठ व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। ठीक है, व्यापारिक संघ की स्थापना। भारत का मध्य एशिया व पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये दो प्रमुख बातें हैं कि आर्थिक रूप से कुषाण का मौर्य काल है, वो आर्थिक रूप से व्यापार काफी उन्नत हुआ। और भारत का जो व्यापार था वो किन देशों से था? तो मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व से था। भारत का जो व्यापार था वो किन देशों से था? मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ भारत का जो व्यापार था एक संघ बनाया गया। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं कुषाणकालीन भारत में। जब कुषाणों का राज था यहाँ, कुषाणकालीन भारत में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन हुआ। मैंने पहले बता दिया था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने चलवाए। ठीक है, तो कुषाण के समय में भारत में जो व्यापार था वो व्यापार के क्षेत्र में स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन होने लगा। ठीक है, तो भारत कुषाण काल के समय पिछली बार अगर बात करें तो कुषाणों के समय भारतीय व्यापार में भारतीय व्यापार में स्वर्ण सिक्कों का कुषाण के समय भारतीय व्यापार में स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन बढ़ा। कौन से सिक्कों का? सोने के सिक्कों का प्रचलन जब कुषाण के समय भारत में व्यापार हो रहा था तो उसमें नियमित रूप से किसके सिक्कों का प्रचलन बढ़ा? तो सोने के सिक्कों का। ठीक है, उसके बाद तो बात करते हैं व्यापार में कि इस समय व्यापार में मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। भारत में मिस्र को निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख वस्तुएं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था। तो कुषाणों के समय जो व्यापार होता था वो अरब सागर के तटवर्ती भागों बंदरगाह से होता था। ठीक है, कुषाण के समय व्यापार जो होता था वह अरब सागर
अरब सागर के बंदरगाहों से होता था, बंदरगाहों से होता था। कुशाण के समय व्यापार होता था वह कहाँ से होता था? अरब सागर के बंदरगाहों से। ठीक है, अब व्यापार तो होता था, लेकिन किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था वो एक बार बात करते हैं। किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? अगर वस्तुओं की बात करें तो कुशाण काल में जो व्यापार होता था कुशाणकालीन व्यापार। ठीक है, कुशाणकालीन व्यापार। सबसे पहली बात करते हैं कहाँ से होता था, कहाँ से, तो कहाँ से होता था? तो ये होता था अरब सागर के बंदरगाह से। ठीक है, अरब सागर के बंदरगाह, ठीक है, अरब सागर के बंदरगाह से होता था। वस्तुएं क्या थी व्यापार में? व्यापारिक वस्तुएं बात करते हैं। कुशाण काल में जो व्यापार होता था वो किन वस्तुओं का होता था? व्यापारिक वस्तुएं। किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं हाथी दांत का काफी व्यापार था उसमें। हाथी दांत। दूसरा है कछुए का व्यापार किसमें होता था? कछुए। सीप, ठीक है, सीप, कछुए, सीप। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद होता है मोती, जो मोती होते थे, मोती। उसके बाद रंग जो होते थे, कलर्स। उसके बाद बात करते हैं नील और बहुमूल्य लकड़ी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नील और लास्ट में है बहुमूल्य लकड़ी का, यानी इन वस्तुओं का उस समय व्यापार होता था। ठीक है, इन वस्तुओं का उस समय क्या होता था? व्यापार होता था। जैसे कि हाथी दांत आ गए, कछुआ आ गए, सीप आ गए, मोती आ गए। कुछ रंगों का व्यापार होता था। नील की जो खेती होती है उसका व्यापार होता था। बहुमूल्य लकड़ी, ठीक है, बहुमूल्य लकड़ी का व्यापार होता था। तो सबसे पहले व्यापार होता किसका था? इन चीजों का व्यापार होता था। और व्यापार होता कहाँ से था? तो कहाँ से होता? अरब सागर के बंदरगाह से। ठीक है, अरब सागर के बंदरगाह से। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर था। अब हम बात करते हैं तो किन चीजों का व्यापार होता था? हाथी दांत, सीप, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी। ईसा की पहली शताब्दी में हिम्पालस नाम की ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी और इससे पश्चिम एशिया के बंदरगाहों से व्यापार और अधिक सुगम हो गया। ईसा की जो पहली शताब्दी थी उसमें एक हिम्पालस नामक एक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी, जिससे क्या हो गया? व्यापार पश्चिम बंदरगाहों से व्यापार क्या हो गया? अधिक सुगम हो गया। अब बात करते हैं मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य पश्चिम प्रांत से जोड़ता था, सिल्क मार्ग कहा जाता था और इस पर कुशाणों का अधिकार था। ठीक है, तो उस समय कुशाणों का सिल्क मार्ग क्या है वो देख लेना। सिल्क जो मार्ग है वो मध्य एशिया से गुजरने वाला एक व्यापारिक मार्ग है जो चीन को रोमन साम्राज्य पश्चिम प्रांतों से जोड़ता था। ठीक है, सबसे बात करते हैं सबसे पहले सिल्क मार्ग। चौथी बात करते हैं सिल्क मार्ग। ये किन देशों को जोड़ता था और इनका व्यापार कहाँ से होता था? तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्क मार्ग क्या है? तो पहली बात करते हैं सिल्क मार्ग।
इस पर कुशाओं का अधिकार था। पहली बात तो करते हैं सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? कुशाओं का अधिकार था। कुशाओं का, यानी सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? कुशाओं का अधिकार हाँ, ठीक है। सिल्क मार्ग पर कुशाओं का अधिकार था। दूसरी बात करते हैं मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग था, ठीक है। ये कहां से गुजरता था? मध्य एशिया से। मध्य एशिया, अगर पूछा जाए मध्य एशिया से गुजरने वाला कौन सा व्यापारिक मार्ग है तो उसका नाम है सिल्क मार्ग, ठीक है। क्या नाम है? सिल्क। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग, ठीक है। व्यापारिक मार्ग, तीसरी बात करते हैं, यह किन देशों के मध्य व्यापार होता था? तो चीन को रोमन साम्राज्य व पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन को किससे जोड़ता था? यह जो था वो चीन को रोमन साम्राज्य व पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, ठीक है। प्रांतों से जोड़ता था, ठीक है। बात करते हैं सिल्क मार्ग की। तो सिल्क मार्ग के बारे में तीन बातें पढ़ी। सबसे पहले तो इस पर अधिकार किसका था? तो कुशाओं का अधिकार था, ठीक है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग था। कहां से गुजरता था? मध्य एशिया से गुजरने वाला एक व्यापारिक मार्ग था। और तीसरी बात है कि यह किन देशों के मध्य था? चीन को किससे जोड़ता था? रोमन साम्राज्य व पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, ठीक है। चीन को किससे जोड़ता था? रोमन साम्राज्य व पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, ठीक है। ये बात करते हैं सिल्क मार्ग। आगे की बात करते हैं। हाँ, इस काल में बर्बारी क्रम यानी सिंधु के मुहाने पर अरी कॉमेडू का मतलब पूर्वी तट और बेरी घाजा यानी बड़ोच अति महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। यानी कि इस समय कुशाओं के समय व्यापार जो होता था उसमें बंदरगाह जो मुख्य बंदरगाह थे वो कौन से थे? तो उसकी बात करते हैं। कुशाओं के समय व्यापार जो होता था वो बंदरगाह से होता था। और जो बंदरगाह थे वो कौन थे? बंदरगाह कौन से थे? मुख्य बंदरगाह कौन से थे? तो सबसे पहली बात करते हैं अपन। पहला बंदरगाह था वो था बर्बारी क्रम। उसका नाम था बर्बारी क्रम। ये पहला बंदरगाह था। तो ये कहाँ था? सिंधु के मुहाने पर। कहाँ था? सिंधु के मुहाने पर, ठीक है। ये कहा सिंधु नदी के मुहाने पर, ठीक है। सिंधु के मुहाने पर, ठीक है। दूसरा बंदरगाह था उसका नाम था अरिकामेडू यानी पूर्वी तट पर था। अरिकामेडू दूसरा बंदरगाह कौन था? अरिकामेडू दूसरा बंदरगाह, दूसरा बंदरगाह का नाम था अरिकामेडू, ठीक है। अरिकामेडू
एक दूसरा बंदरगाह था उस समय प्रमुख, जो कहाँ था, पूर्वी तट पर था। कहाँ था, पूर्वी तट पर था। और तीसरा जो बंदरगाह था वो था भरूच। तीसरा जो बंदरगाह था उसका नाम था भरूच। तीसरा बंदरगाह वो था भरूच। ठीक है। और ये भरूच कहाँ है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, भरूच का गुजरात में। ठीक है, ये तीन प्रमुख कुषाण काल में जो व्यापार होते थे इसमें ये बंदरगाह मुख्य थे। पहला था बर्बारीकरण, जो सिंधु नदी के मुहाने पर था। दूसरा था अरिकामेलु, जो पूर्वी तट पर था। और तीसरा जो था बंदरगाह मुख्य, उसका नाम है भरूच। ठीक है, ये गुजरात में। तो ये बात कहते हैं बंदरगाहों की। हाँ, ईसा की पहली शताब्दी में व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। इससे पूर्व अधिकतर व्यापार स्थल मार्ग से होता था। ईसा की पहली शताब्दी में, जब ईसा का जन्म हुआ और पहली शताब्दी में क्या हुआ, व्यापार जो होता था समुद्री मार्ग से होने लगा। इसके पहले जो व्यापार होता था वो कहाँ होता था, स्थल मार्ग से होता था। ईसा की पहली शताब्दी से जो व्यापार था वो समुद्र मार्ग से होने लगा। मौर्योत्तर काल में भरूच जो था उन्नतशील बंदरगाह माना जाता था। भरूच तुमने देखा जो मौर्योत्तर काल में प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, भरूच जो था, भरूच वह मौर्योत्तर काल में एक उन्नतशील बंदरगाह माना जाता था। एक उन्नतशील बंदरगाह माना जाता था। बंदरगाह माना जाता था। ठीक है, माना जाता था। कौन सा, भरूच। यह बंदरगाह मौर्योत्तर काल में एक उन्नतशील बंदरगाह माना जाता था। ठीक है, तो उसके पहले दो बंदरगाह और देख लिए थे हमने, लेकिन ये जो बंदरगाह था एक उन्नतशील बंदरगाह था। और इस बंदरगाह पर मसाला और लोहे की वस्तु, खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य को भेजी जाने वाली प्रमुख मुख्य वस्तु थी। और इस बंदरगाह से रोमन साम्राज्य को क्या वस्तु भेजी जाती थी, इस बंदरगाह से रोमन साम्राज्य को, इस बंदरगाह से रोमन साम्राज्य को दो वस्तु भेजी जाती थी। इसमें पहला था मसाला, एक तो मसाला और दूसरा है, एक तो मसाला और दूसरा है लोहे की बनी वस्तु। ठीक है, लोहे की बनी वस्तु, ये दो चीजें भेजी जाती है। लोहे की बनी वस्तु। ठीक है, तो ये हमने बात की व्यापार की। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बात हम कल देखेंगे, इसमें आगे की बात करेंगे। थैंक यू।